हम जो स्ट्रक्चर पर बात करने लगे हैं ना, वो एक बड़ा इजीएस्ट मेथड है। अच्छा, ये जिन्होंने बनाया था ना, उनका नाम था दाओ। चार्ल्स डाओ इनका नाम था। कोई इनको दाओ जोन्स के नाम से भी जानता है। मुझे ये नहीं पता कब पैदा हुए थे, ये पता है 1902 में फौत हुए थे। इन्होंने अपनी जिंदगी का सारा पैसा जो था वो उड़ा दिया था स्टॉक्स के अंदर। और ये वॉल स्ट्रीट के समझ लें 255 उस जमाने में जो जनरल थे, यानी कि जो जर्नल होता है बेसिकली, एक रजिस्टर होता है, एक जर्नल होता है। तो दाओ स्ट्रीट के एक जर्नल में से इनका नाम था, जो कि दाओ जोन्स के नाम से। इन्होंने अपना जिंदगी का सारा पैसा गवा दिया। इनकी तारीख में ये मैंने पढ़ा, और इनकी किताबों में भी ये था कि इन्होंने फिर जब वो कहते हैं ना खुदकशी करने चले गए, या वल्लाह आलम वैसे ही चले गए चाय पीने के लिए, इन्होंने जाके समुंदर को देखा। तो समुंदर की लहरों को अडॉप्ट करके इन्होंने थ्योरी बनाई। और वो मार्केट में अब तक स्टॉक्स के अंदर नंबर वन थ्योरी है इस वक्त, क्योंकि वो सबसे इजी है और सबसे इजीएस्ट भी है। प्लस ये कि उसके अंदर इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं ना झंबेले नहीं है, जिस तरह इलियड वेव होता है, या मुख्तलिफ वुल्फ वेव हो गई, या और किस्म के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उनसे जरा थोड़ा सा हटके है। लेकिन मार्केट को अगर आप डेली स्ट्रक्चर में देखें, अब लेट सपोज मैंने स्कैल्पिंग करनी है, तो मैं तो M15 की तरफ जाऊंगा, या मैं M30 पे रह के उसको स्कैल्प करूंगा। लेकिन उसको करने से पहले थोड़ी देर मैं पहले डेली टाइम फ्रेम देखूंगा, और 4 आवर का टाइम फ्रेम देखूंगा कि मैंने आखिर लेना क्या है, बाय लेना है, सेल लेना है। तो दाव थ्योरी बेसिकली इतनी जबरदस्त चीज है कि वो आपको बताती है कि आपने असल में करना क्या है और किस मेथड से करना है। इसमें एक और बात है, बहुत से लोग जो मार्केट मेकर थ्योरी पे बात करते हैं, और जो ये इस बात पे बिलीव रखते हैं कि देयर इज समवन मार्केट के पीछे, कोई थर्ड मार्केट मेकर होता है जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ग्रैब कर रहा होता है। तो उसके अंदर भी ये बड़ी खास बात है कि उसको भी ये बड़ा क्लेरिफाई कर देता है, और इनका जो मेथड है बड़ा ईजी है। इनका ये कहना है कि मार्केट में हमेशा एक बड़ी वेव आने के लिए ना पहले लहरें बनती हैं। ये पहली लहर हुई, फिर ये दूसरी लहर हुई, और फिर ये तीसरी लहर हुई, फिर बेशक एक और चौथी और पांचवी लहर हुई। लेकिन उसके बाद आखिर में होता क्या है कि वो लहर जब बन जाती है, तो वो एक मैसिव लहर की शक्ल में आती है। ठीक है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर्स में देखा गया, तो वाकई ये चीज पाई गई और देखा गया कई जगहों पे कि ऐसा ही हुआ है कि मार्केट में जब भी किसी भी चार्ट के ऊपर आप देख लें कि पहले वो उसने अपनी लहरों में एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, आखिर में एक बहुत बड़ी लहर में गिरा दिया। अब इसको आप मार्केट का क्रैश भी कह सकते हैं, और इलियट वेव थ्योरी के मुताबिक आप इसको करेक्शन भी कह सकते हैं, ABC। अब दोनों बातों का आप समझें। ये इनका सबसे पहला मेथड था जिसको इन्होंने समझाया कि मार्केट में जो है तीन किस्म के ट्रेंड हैं। अच्छा जी, वो पहला ट्रेंड क्या है जी? उन्होंने कहा जी, एक तो है अप ट्रेंड, कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि डाउन ट्रेंड, कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और तीसरा वो कहते हैं कि इसके अंदर है साइड वेव। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो साइड वेव है, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमेशा ट्रेड तब लें जब आपको अप नजर आए और आपको डाउन। ठीक है। अब इनकी थ्योरी के मुताबिक अगर हम आज के दिनों के हिसाब से जो ट्रेडिंग चल रही है उसको मिलाएं, तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसला सारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो ये है कि हम अंग्रेज नहीं है। और हम इस वक्त फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क में नहीं रह रहे कि हमारे लिए जो है $1,000 हमने कहीं किसी पॉकेट में संभाल के रखा होगा और हमने उसका अकाउंट खोल लिया ना। हमारे लिए $1,000 का मतलब होता है 1,60,000 पाकिस्तान। और ये एक अच्छी खासी रकम है। ठीक है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। तो जो थ्योरीज उन्होंने अंग्रेजों ने बनाई हुई हैं, वो हम जब अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनका जो कहने का और बताने का मकसद होता है, उसमें फिर हमें ये सोचना चाहिए, अगर हमारे पास इस पैसे की कीमत बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट हमें अपनी लॉट साइज को मिनिमल रख के इस काम को सीखना चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट तो ये भी देगा जब ये 0.01, अगर या आप इसको 0.10 कह लें, चलें, अगर 0.10 भी है और ये 10 पिप्स कवर कर जाता है, तो आपके सीधे सीधे $100 बन जाते हैं। ठीक है। 0.10 के अंदर। तो अगर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 पिप्स होगा, तो आपके $10 बन जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज अगर हम समझ लें और उसके मुताबिक फिर हम इस थ्योरी को समझें, तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि जब मार्केट के अंदर आप एक ट्रेंड देखते हैं कि वो बाय की जाने है, ठीक है, तो आप उसके अंदर बाय को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, किधर इन्वेस्ट करें, कौन सी जगह पे करें, ये बात की बातें।
लेकिन जो कहते हैं कि जी बाय पे आप इन्वेस्ट कर दें, अब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें या इधर कर दें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये इस बात को नहीं इन्होंने क्लियर किया कि आया इसकी जो पिप्स जो होंगी उसके अंदर जो दरमियान का हिस्सा है वो क्या होगा। तो उन्होंने जब उसको मजीद ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर तीन किस्म की मजीद मूव्स हैं। उनका वो क्या नाम है? एक तो उन्होंने कहा जी प्राइमरी मूव है, ठीक है, आपका हैंड फ्री कर रहा है। एक तो है प्राइमरी मूव, ठीक है, फिर एक आती है सेकेंडरी मूव, ठीक है, और फिर थर्ड क्या है उनका? थर्ड है फ्लक्चुएशन। अच्छा, तो जिस तरह आपने समझाया कि जी आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे ट्रेड लेना है और साइडवेज पे नहीं लेना, तो इसी तरह डाउ इसको क्लियर करता है कि प्राइमरी मूव में आप ट्रेड ले सकते हैं और सेकेंडरी मूव के अंदर आप शॉर्ट्स ले सकते हैं। यानी कि प्राइमरी मूव जो है वो लॉन्ग्स के लिए है, यानी कि अगर आप बाय पे जैसा लॉन्ग्स ले लेते हैं, और जब करेक्शन पार्ट आते हैं तो आप सेकेंडरी मूव देख सकते हैं जो कि शॉर्ट्स के लिए हैं। तो उन्होंने जब ये सवाल डालते हैं उसके अंदर, उनकी किताब में भी है कि जी फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन के बारे में कहते हैं कि इसमें ट्रेड ना लें। और आज की दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, इसमें वो कहते हैं कि ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। आज की दुनिया में जब मार्केट के अंदर हम होते हैं, हम इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस पोर्शन में, इस पोर्शन को तो अवॉइड कर रहे होते हैं लोग। ये सोचने की बात है। फ्लक्चुएशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि फ्लक्चुएशन क्या चीज है। मजीद दाव के अंदर उन्होंने कहा कि अच्छा अब जो इसकी थ्योरी है बेसिकली, अब मैं वो आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे भी समझाऊंगा। वो ये बताते हैं कि मार्केट जब इनिशियल एक स्टेप उठाती है तो उसके बाद मार्केट एक समझ लें कि एक हायर हाई बनाती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ी डाउन होती है, मगर इनिशियल स्टेप से डाउन नहीं होती, और फिर उसके बाद मजीद एक और हायर हाई बनाती है। तो जब एक और हाई बनता है तो मार्केट में एक हायर का लो भी बनता है, वो हाई लो जो कि इस इनिशियल लो से नीचे नहीं होता। अगर नीचे होता तो हम इसको लोअर लो कहेंगे। इसी तरह मार्केट फिर दोबारा एक हायर लो बनाती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है तो दोबारा एक हायर लो बनाती है, ठीक है, और ये हो गया हायर हाई। अब मकसद समझाने का ये है कि मार्केट के अंदर जब आप ये देख लें कि ये तीन किस्म के फेज आए हैं, तो इसका मतलब मार्केट में तीन फेज है, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। अच्छा, ये फेजेस क्या है? अब इसके अंदर थोड़ी सी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि मार्केट के अंदर हमें किस तरह पता लगेगा कि हमें किस जगह पे होना चाहिए एक ट्रेंड के अंदर। उन्होंने इसको इस तरह बताया कि जब आप फर्स्ट फेज में आते हैं तो फर्स्ट फेज बेसिकली स्पार्किंग फेज होता है, जिसमें आपको एक स्पार्क मिलता है। लेट्स सपोज कि बिटकॉइन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन पे, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये वो पार्ट होता है जो कि एडवर्टीजमेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है और लोग उसके शेयर्स को खरीदना शुरू करते हैं। जब खरीदना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे मार्केट की प्राइस को बेहतरीन करने के लिए मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो फिर मार्केट एक आपको हिंट देती है कि मार्केट में एक हायर लो बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर कौन आ गया? ये वो थे जो के समझ लें कि ब्रोकर्स होते हैं या एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे होते हैं सिर्फ एक बात की हाइक उड़ाने के लिए। अब जब मार्केट में हाइक उड़ जाती है तो फिर दूसरा फेज आता है। ये फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज आता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आती है। इस फेज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आती है और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वैसे वैसे ये मजीद ऊपर की तरफ जा रही होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही होती है दबा के, लेकिन पब्लिक नहीं कर रही होती। इसमें वो ऑप्टिमिस्ट टाइप के लोग होते हैं जिसमें बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं और सब मिलके जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ये जो हायर लो है ये उठ के ऊपर जाके पॉइंट खास पॉइंट पे जाके टकराए। और उसके बाद जब वो देख लेते हैं कि इनफ है, यहाँ पे इनफ है, तो मार्केट मेकर इनमें से जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है, सही है, इन्वेस्ट करके दिखाते हैं। यानी कि देखिए मार्केट पहले कुछ बन के दिखाती है आपको, जब कुछ बन के दिखाती है तो आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको इंडक्शन बताया कि मार्केट में जब इंडक्शन हो रही थी तो उस टाइम पे आपने ट्रेड ली सेल की, लेकिन इंडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हुई, ऊपर जाके फिर यूं हो गई और चेंज ओवर हो गया मार्केट का। तो इसी तरह ये एरिया जो फेज टू का है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके दिखाया जाता है। अब मार्केट एक और हायर लो बनाती है, ये थोड़ा सा जरा शार्प है।
वो थोड़ा जरा साइड वे होता है। अब जो शार्प इन्होंने एक और हाई लो बनाया, इस हाई लो के अंदर क्या होता है, इस हाई लो के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको अब मजीद एक थोड़ा सा हाई चाहिए होता है बाहर निकलने के। और अफसोस की बात यह है कि जो कि रियलिटी बताई गई है कि मार्केट स्ट्रक्चर इसी चीज का नाम है कि अब पब्लिक आती है। और जब पब्लिक आती है, क्योंकि अब आप देखें मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊंगा यार 35,000 का हो गया बिटकॉइन और 50 लग रहा है भाई जाएगा, तो 35 पे जब हुआ तो मैं आपको बोलूंगा या तो मेरे भी दिलवा दो। हाँ, मैंने एक बंदे से बात कर ली है और वो कहता है कि अभी नहीं लेना, एटलीस्ट कम से कम ये 32 पे आए ना तो हम खरीदेंगे। अब आप देख ले मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि 35 पे नहीं लेना, जब 32 पे आएगा ना तब लेंगे। और 32 पे वो बाई करते हैं मार्केट। अब जो इसके अंदर समझ लें कि दो किस्म के लोग आ गए, वो पब्लिक जो किसी की डीलिंग के थ्रू चल रहा है, और एक वो जो समझ लें कि बहुत ही ज्यादा हाई को देख के चल रहा है। अब आप कुछ सोचें कि जब इस टाइम पे जब पब्लिक आती है, तो पब्लिक आना शुरू होती है, रिश्तेदारों को बताया जाता है, दोस्तों को बताया जाता है, प्राइस ऊपर जाती जा रही है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब असल लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के, कोई सोना बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जब वो आके इस पॉइंट पे बैठते हैं तो उसके बाद होता है लॉस। समझ गए? तो ये है मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको उन्होंने इस तरह से बयान किया बड़े आसान लफ्जों में कि समुद्र की लहरें छोटी लहरों से एक बड़ी लहर बनती है और उसके बाद वो बड़ी लहर गिरती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे स्पार्क था, पहले एक चीज का एक समझ लें हाइक क्रिएट किया गया, उसके बाद कुछ लोग बीच में आके इन्वेस्ट किया, उन्होंने इसको बूस्ट किया। जब मार्केट बूस्ट हो गई तो मार्केट ने एक पूरा स्ट्रक्चर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप। अब जो यहाँ पे थे ये वो थे जो कि अफसोस के साथ लॉस कर गए, और जो यहाँ पे थे इन्वेस्टमेंट वाले लोग, वो इस 32 पे जब जा रही थी तो अपने आप को विड्रॉ कर रहे थे। कि उनका सिर्फ इतना ही काम था कि उन्होंने एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मार्केट में एक बूस्ट आना होता है, और उसके बाद वो खुद बाहर आ जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो साइम अभी तक आप क्या समझ रहे हैं जो मैंने आपको अब तक समझाया? तो फिर इसके मैं फाइनल टिप्स देता हूँ। और सॉरी नोमान जी भाई। सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ रही है। और बिल्कुल जो आपने कहा एक एक हरूफ जो है ना वो बिल्कुल ठीक इस चीज़ को मैंने फील किया आवाज है बहुत कि खड़खड़ हो रही है, कोशिश करें कुछ इसका तार अगर देखें कुछ साफ आवाज आ जी रही। सर अभी आ रही जी बिल्कुल आ गई। है। आप जी क्या अब कह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सर बोल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो जितना आपने समझाया बिल्कुल सारी समझ आई है और एक एक पॉइंट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो गया। सही। जी आप मजीद अगर कंटिन्यू करना चाहें तो करें, मैं सुन रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब इसके जी सर। बाद इसमें एक और चीज आती है कि उनका ठीक है हम इस बात को समझ गए। हमें अब मार्केट का समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर जब हम जैसे लेट्स सपोज अभी मैं यूरो यूएसडी खोलता हूँ और उसमें एक पैटर्न देखता हूँ, तो मुझे पैटर्न दिख रहा है कि अच्छा ये पार्ट हो गया है, अच्छा ये पार्ट भी हो गया, ठीक हो गया, इसका भी हायर लो बना हुआ है, ओ वाह वाह यार ये तो, वो ये भी हो गया है, यानी कि अब मैं फॉल पे आने वाला हूं। तो मैं अपना बेसिकली भले मार्केट बाय की तरफ होगी, मेरा रुझान जाएगा सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे तुम पागल हो, बेवकूफ हो, तुम गलत ट्रेड ले रहे हो मेरे भाई। लेकिन आप क्या हो, आप बेसिकली तो उन तमाम पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट आ चुके हो। क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर को समझे हुए, जो स्ट्रक्चर आपको किसी ने बताया है कि जी ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर यही होगा, और होता यही है कि मार्केट में जब आप सेल लगाते हैं तो मार्केट की एक समझ लें मार्केट की एक आदत है या उसकी नेचर है कि उसने आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे होते हैं उनको स्टॉप हंट करने के लिए एक स्पाइक लेती है। और अमूमन ये ऐसी स्पाइक होती है जो कि पाकिस्तानी टाइम में 6:30 बजे के टाइम पे आती है, या फिर ये आती है दोपहर के 1:30 बजे के टाइम पे, जिसमें कोई ना कोई यूरो की या फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की या कोई ना कोई न्यूज शामिल हो। यानी कि जाहिर है कुछ करने के लिए एक थोड़ा सा कॉस्ट चाहिए ना उनको, तो वो जब कॉस्ट बन जाता है तो उसके बाद स्पाइक होने के बाद वो मार्केट रिट्रेस होती है, और उसके बाद वो कैंडल फ्लो मारते हैं एकदम नीचे की तरफ। ठीक है जी। और आप बिल्कुल सही सच्चे निकल आते हैं। क्या जी, बात तो बिल्कुल सही दी है जी, क्योंकि आप अकेले थे, आप अकेले आपने डिसीजन लिया और बाकी तमाम लोग आपको बोल रहे थे कि बाय पे हम लोग यार। सही है। और फिर ये हो जाता है। तो एक तो ये पार्ट, अब सवाल ये उठता है कि जी हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आप हमें ये बताइए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है? उसके अंदर दाव थ्योरी ये बताती है कि जब आपको पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज होते हुए नजर आ जाता है, यानी कि इसके अंदर भी आपका हाई लो एक बन गया, फिर एक हाई लो बन गया, ठीक है, बेशक इसके बाद भी एक हाई लो बन गया हो, हम एक ट्रेंड की बात करें, क्योंकि दाव बेसिकली जो बात करता है वो ट्रेंड के ऊपर बात करता है। अगर हम इलियट के ऊपर बात करें तो इलियट तो 5 पे खत्म हो जाता है।
उसका कहता है एबीसी होगा, ठीक है। तो हम उसके इलियट के ऊपर बात नहीं कर रहे। दाओ के थ्योरी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जब आपको एक हाई लो मिला, दूसरा हाई लो मिला, तीसरा हाई लो मिला, और जब मार्केट ऊपर चली गई है, तो नंबर वन निशानी ये होगी कि जो पिछले फेजेस होंगे, उन तमाम फेजेस से जो उनकी जो लेंथ है, पिप्स के अंदर, प्राइस के अंदर जो गैप है, वो आपको रिड्यूस मिलेगा, यानी कि प्राइस की लेंथ कम हो जाए। जो हमने अमूमन प्राइस एक्शन में सीखा कि प्राइस एक्शन भी इसी तरह देखा है, ठीक है। एक तो ये काम होगा। दूसरा ये काम होगा कि अब जो मार्केट लोअर लो बनाएगी और लोअर हाई बनाएगी, वो लोअर हाई इस वाले हाई से ऊपर नहीं होगा, नंबर वन पॉइंट। और जब वो लोअर लो बनाती है, तो उसका जो बेसिकली लोअर लो होगा, वो आके इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे पहले आपका एक समझ लें हायर लो था, उसको टच करती है। और अमूमन आपने देखा होगा कि मार्केट में इस तरह करके एक अकमलेशन का फेज बन जाता है, ठीक है, जो कि दिखता है अमूमन कि मार्केट अकमलेशन कर रही है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं करेक्शन है, उसके बाद लोगों ने बताया कि अभी मजीद बाय जाएगा, मगर होता नहीं है, और वो उसकी जगह जाने को जाए यूं चली जाती है। और मार्केट में ये हम रोज ही देखते हैं चीजें। तो खैर, उसके अंदर जब आपको लोअर लो मिलता है, तो मार्केट ने पहला एक लोअर लो बनाया इधर, उसके बाद मार्केट फिर लोअर हाई पे गई, उसके बाद मार्केट फिर एक लोअर लो। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, जब ये पार्ट ब्रेकआउट हो जाए, तो आप समझ जाए कि अब आपका ट्रेंड चेंज हो, ख्वाह वो ट्रेंड वक्ती तौर पे चेंज हो। अच्छा, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया, दाउ थ्योरी के अंदर, कि जब ये ट्रेंड चेंज होगा तो अब ये कब तक कंटिन्यू करेगा, इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। लेकिन मैंने पर्सनली अपने तौर पे स्टडी करके ये चीज देखी कि थोड़ा सा मैं इसके अंदर इलियट वेव का एक हल्का सा एक छिट्टा मार देता हूँ। और वो क्या है? वो क्या है कि भाई, कोई भी वेव्स हो, हम चूंकि टाइम फ्रेम्स के अंदर काम कर रहे हैं, और हम लोग हैं M1 से लेके हम मंथली के अंदर हैं, कि जिसमें हमारे पास वीकली भी है, हमारे पास डेली भी है, फिर हमारे पास H4 है, सही है, और H1 है, सही है, और सो ऑन इस तरह। तो अगर एक स्ट्रक्चर वीकली पे दिख रहा है, तो लाजमी डेली की बात नहीं करता, पर H4 के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोवेव जरूर दिख रही होगी। और H4 की अगर ये तीन माइक्रोवेव हैं, जिसमें कहते हैं 1, 2 और 3, तो लाजमी M15 के ऊपर आपको ये जो 3 होगा, इस 3 के अंदर भी मजीद वेव दिखेंगी, जिसको हम कहते हैं वेव्स इन द वेव्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि वेव्स इन द वेव्स। तो अगर हम इस बात का थोड़ा सा छिट्टा इसमें डाल दें, तो उससे हम जरूर पकड़ सकते हैं कि अभी हम मार्केट के कौन से स्ट्रक्चर पे हैं। लेट सपोज मैं H1 के ऊपर हूं, और H1 के ऊपर डाउ थ्योरी के मुताबिक सोच रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना हुआ उसको देख रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी देखना चाहिए कि डेली के अंदर जो है मार्केट का ट्रेंड क्या है। हो सकता है डेली में भी वो बाय हो, और मार्केट का ट्रेंड जो ब्यास होगा वो मेन बाय का ही होगा, बुलिश ब्यास है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसमें देखते हैं कि बुलिश ब्यास में भी इसी तरह ट्रेंड बना है, मगर इस वक्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि चूंकि अब ये डेली पे ये चीज होने वाली है, तो आई थिंक सो कि वो यहाँ पे हो, क्योंकि जो इनर स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसके तीनों फेज हो चुके हैं। लिहाजा अब इसके अंदर मार्केट में एक फॉल आएगा, और जब ये फॉल आएगा और ये फॉल M15 पे आएगा, तो H1 के अंदर देखने में ये फॉल ऑटोमेटिकली लिया है, जिस तरह दाउ थ्योरी के अंदर बताया गया। एक चीज, ये पार्ट भी अब आपको मैंने क्लियर किया है। इसी तरह हमारा सेम एज डाउन ट्रेंड में भी है। अब एक सवाल होता है कि जी हमें ये बताएं कि फिर ये पार्ट हम कैसे देखें, जो इनर पार्ट्स है उसको किस तरीके से आप उसको बयान करते हैं। उसमें उन्होंने दो नाम लिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अकमलेशन फेज है, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट अक्यूमुलेट करती है अप एंड डाउन, ताकि किसी को ना पता लग सके कि इस वक्त इधर क्या चल रहा है। और इसके अंदर वो चूंकि उठने में और बैठने में जो बम्प्स हो रहे हैं, मार्केट में ट्रेड्स लग रही होती है, बाय भी लग रहे होते हैं, सेल भी लग रहे होते हैं। जब वो इन बम्पिंग्स के अंदर अल्गोरिथम ये अंदाजा लगा लेता है कि इस वक्त इतने हमारे पास बाय हैं, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल जस्ट अज्यूम किया जा रहा है, और 30% सेल हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट बाय जाने के बजाय अकोमोलेशन में सेल की जाने चली जाती है। या इसी तरह आप उसको उल्टा कर देंगे, अगर सेल 70% है और बाय 30% है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चलेगा। तो ये अकोमोडेशन फेज है, ठीक हो गया। तो एक फेज आ गया कि मार्केट के अंदर दो किस्म के फेज है। एक है फेज अकोमोडेशन का, ठीक है, कि मार्केट अकोमोलेट हो,
अच्छा, मार्केट कितनी दफा कमलेट हो सकती है, इस पे भी बहस करते हैं। सेकंड फेज आता है, ये तो फेज आ गए, इसके फेजेस आ गए। ये आ गया नंबर वन, अकमलेट। दूसरा है फेज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो होता है कि ये वो पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर अमूमन जो कि थर्ड वेव होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हायर लो, फिर हायर लो और हाई। हायर हाई के ऊपर इस पार्ट के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, कि अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आ गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सब जितने भी बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो अपने ट्रेड्स को विड्रॉ कर लेते हैं। जब विड्रॉ करते हैं ना एकदम से, तो मार्केट का पोटेंशियल टूट जाता है, मार्केट का मोमेंटम टूट जाता है। मार्केट के अंदर एक और बात, कि हायर लो में जैसे जैसे मार्केट हाई की तरफ जा रही है, तो नीचे ही इंडिकेटर्स में जो वॉल्यूम है वो आपको बताना शुरू कर देता है कि अब वॉल्यूम गिरता जा रहा है। और आपने अमूमन ये मैक के अंदर देखा होगा, हिस्टोग्राम में, कि वॉल्यूम गिरता जा रहा है। तो ये एक बात की निशानदेही होती है कि मार्केट बेशक अपने एक लास्ट फेज पे और ऊपर जा रही है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि दो फेजेस हैं, एक फेज है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक फेज है अकमलेशन का। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया कि जब मार्केट गिरेगी या मार्केट इसी ट्रेंड को हम उल्टा कर देते हैं, ऊपर की तरफ उठेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो गया। तो व्हाट इज अकमलेशन? अकमलेशन बताते हैं कि इस पार्ट को कहते हैं कि जो पार्ट इधर का है, जिसमें डिसाइड किया जा रहा होता है मार्केट की प्राइस को कब उठाना है, ठीक है, वो पार्ट जो है वो अकमलेशन कहलाता है। कि ये जो पार्ट्स हैं ये अकमलेशन कहलाते हैं, और ये पार्ट जहां पे एकदम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन कि मार्केट अगर ऊपर से चलती हुई आ रही है और नीचे इस एरिया में आएगी, तो ये पार्ट भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। बस ये सिंपल इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी दी है, और ये बड़ी सिंपल सी इजी सी थ्योरी है, जिसको समझ के आप किसी भी वक्त किसी भी मार्केट के अंदर उसको समझ सकते हैं। जो मेन पार्ट थे उसके मैं रिवाइज दे देता हूँ, कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड है। अप ट्रेंड, ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि डाउन ट्रेंड, और तीसरा इन्होंने बताया साइड। मगर उन्होंने ये भी कहा कि साइड वे को आप अवॉइड करें। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे आपने ट्रेड लेनी है। अच्छा, फिर उन्होंने अप और डाउन के अंदर मजीद उसको जस्टिफाई कर दिया कि इसके अंदर प्राइमरी मूव्स हैं, ठीक है, प्राइमरी मूव्स और सेकेंडरी मूव्स। यानी कि जाहिर है जब वो डाउन ट्रेंड की तरफ हथौड़े के लिए, जैसे प्राइमरी मूव्स मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी पुश होती है वो, ये वाली पुश जो है वो प्राइमरी है, और जो ये नीचे आती है सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, और फिर प्राइमरी। और जो उन्होंने एक और स्टेज बताई कि जो बीच में एक और चीज है वो है फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन वो पार्ट है जहां कमलेशन आ रही है, जहां वो कहते हैं कि इसके बारे में हम कोई ट्रेडिंग नहीं लिया जा सकती, यानी ये अकमलेशन, ये पार्ट आएगा। ठीक है, ये पार्ट आपको आएंगे, तो ये फ्लक्चुएशन होती है। और आप अमूमन देखें कि मार्केट क्या कर रही होती है, ऐसे ऐसे, फिर एक एम बनाएगी, फिर एक डब्ल्यू बना लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक एम बनाएगी, और फिर उसके बाद अचानक नीचे, और फिर जब नीचे आई अब मजीद ऊपर जाएगी नहीं, वो फिर इस तरह फिर एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, फिर एक बना, अब वो ऊपर चली गई। तो मार्केट ने ये जो चीज बनाई वो सिर्फ इस एरिया के अंदर बनाई, यहाँ पे एम, इधर ही डब्ल्यू, फिर एम और नीचे, उसके बाद फिर डब्ल्यू, और फिर मार्केट को उठा लिया। तो इस तरह करके इस चीज को समझाया गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन फ्लक्चुएशन। व्हाट इज फ्लक्चुएशन? फ्लक्चुएशन के सवाल पे कोई जवाब नहीं मिलता मार्केट में। और यही होता है कि मैंने अब अमूमन ये देखा है अपनी डीप रिसर्च के बाद, कि जो फ्लक्चुएशन का एरिया है उसी के अंदर ये सारी की सारी स्ट्रेटेजियां फट के निकल रही हैं, जिसके अंदर आप कोई भी नाम ले लें। मैं इलियट नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि इलियट बिल्कुल सिमिलर है, इससे मिलती जुलती है, और मार्केट साइकिल भी नहीं लूंगा, वो भी इससे मिलता जुलता है। लेकिन इसके अलावा जितनी जैसे क्यूएमएल की अकोमोडेशन हो गई, या इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि फिबोनाची पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा आरएसआई, और खासतौर पे आजकल जो वीएसए बहुत चल रहा है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें फ्लक्चुएशन का हिस्सा है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं मैंने देखी जो कि इतने बड़े एक थ्योरी को आराम से समझा रही। तो ये बड़ा इजीएस्ट मेथड है दाउ थ्योरी का जो मैंने आपको बताया। फिर प्लस इसके अंदर मैंने आपको फेजेस लास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, कि जो फेजेस बताए हैं वो फेजेस क्या हैं, कि जब आप एक इस पार्ट के अंदर आ जाते हैं, लेट सपोज ये पार्ट हो गया था, ये भी हो गया था, अब हम इसके अंदर हैं। अब मैं इसमें क्या लूँ? क्या मैं बाय लूँ, या मैं वेट करूं कि प्राइस नीचे?
हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोट किया है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट नोट है मुझे बताएं। या तो आपके पास एक ये है या ये इंपॉर्टेंट है, बताएं। या तो आपको जो इसका जो समझ लें कि एक्स एक्सिस है वो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, या वाई। क्योंकि बात सारी है कि अगर आप वाई पे आते हो तो वाई तो है टाइम, और टाइम इंपॉर्टेंट है, दैट्स सपोज। ठीक है, और एक्स पे आते हो तो एक्स पे मिलती है प्राइस। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का ये देखना है कि प्राइस कितना। तो उस जमाने में भी जब ये इतने ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं थे, इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो वो सिर्फ प्राइस को नोट करते थे कि प्राइस कहाँ पे आई है। इन्होंने बताया जी 137 आई है, ओके फाइन। 3 दिन बाद पता किया प्राइस किधर आई है, उन्होंने कहा जी 139, ओके। फिर 3 दिन बाद पता किया, उन्होंने कहा जी दोबारा 137, उन्होंने कहा अच्छा रुक जाओ। अब ये अपनी तैयारी पे आ रहे हैं, क्यों, उनके सामने कोई ग्राफ्स नहीं थे, सही है, लेकिन एटलीस्ट वो नंबर अपने नंबरिंग से अपने दिमाग में जो थ्योरी बना के बैठे थे उसके मुताबिक ट्रेड लिया करते। तो 137 के बाद जब उनको पता लगता है कि मार्केट आ गई है 135, वो कहते थे अब बाय कर दो, अब बाय कर दो। क्यों, पीछे से वो देखते आ रहे थे, कैलकुलेशन थी कि मार्केट किस तरीके से ड्रॉप हुई है, और अब मार्केट ने अपना इनिशिएट लिया है, तो ये मार्केट किस पे आ गई है, प्राइमरी अपने फेज पे आ चुकी है, और अभी सेकेंडरी बता रहा है ये बंदा मुझे। अब जब उसको पता लगता है कि 135 से अगेन 137 हो गया है, तो ये उनकी कंफर्मेशन होती है बाय, क्या बाय कर लो। ठीक है, बाय करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा, मैक्सिमम मार्केट कहां तक ऊपर गई थी, 135, 135 के नोट से नीचे आई। इस दफा वो बताते हैं कि मार्केट 148 टच कर गई। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 150, लेकिन आपको नेक्स्ट डे खबर मिलती है 147, वो कहते हैं यार विड्रॉ कर, क्योंकि 137 से 147 तक का जो डिफरेंस है वो मैं कमा रहा हूं। अब मैं एटलीस्ट ये इंतजार करूंगा कि मार्केट मुझे मजीद प्राइस नीचे देगी। अगर 147 से 145 तक आ जाती है, मैं दोबारा बाय का सोचूं। और इसी तरह होता है कि जब मार्केट में एक और फेज बनता है, और जब उस फेज के अंदर मार्केट अगेन 147 पे उन्होंने विड्रॉ लिया होता है, और जब अगेन वो 147 पे आ जाती है, तो वो समझ आते हैं कि अब मार्केट फाइनल फेज पे आ चुकी है, जो कि रिस्की फेज है। और इस दफा मैं इसके अंदर 10 पिप्स का हिसाब नहीं रखूंगा। मार्केट जैसे ही 147 से 140 या 150 तक पहुंचती है, वो कहते हैं मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हाउ एवर कि मार्केट 155 तक जाए या और ऊपर जाए, मैं इस बारे में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि अब मुझे पता है कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का आ चुका है। ठीक है, अब आप नॉर्मली अपने चार्ट के अंदर इसकी एग्जांपल नॉर्मली, तो आप मेरे साथ हैं। जी सर। ओके, अब हम आ जाते हैं नॉर्मल चार्ट की तरफ। नॉर्मल चार्ट पे हम जाते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल चार्ट है। अच्छा जनाब, इसमें एक मिनट मैं इसको सेट कर दूं। ठीक है जनाब, और इसमें हम आ जाते हैं डेली पे, आ जाए डेली पे, इसकी एक वेव बना लेते हैं। ये अब तकरीबन एक वेव लग रही है। मार्केट ऊपर से आ रही थी, मार्केट नीचे से ऊपर जाना शुरू हुई। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि नोमान, ये कौन सा एरिया है, जिस तरह हमने डाउ थ्योरी को पढ़ा है उसके मुताबिक ये कौन सा एरिया है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, और अचानक उसके बाद फिर मार्केट ये चीज करती है। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया ये है। डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, वेरी गुड। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब आप मुझे बताइए कि मार्केट में ये कौन सा फेज आया। सर ये अकोमोडेशन का। ठीक है, मार्केट में ये कौन सा फेज आया, अकमलेशन। ठीक है, जी। मार्केट में देखें ये स्मॉल अकमलेशन आ रहे, अकमलेशन। ठीक है, और उसके बाद अब ये कौन सा जोन है, इसके बारे में हम आखिर में बात करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ये क्या चीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी ये क्या था, ये इसका प्राइमरी फर्स्ट फेज, यानी कि हायर हाई। और उसके बाद मार्केट ने कम्बिनेशन के अंदर क्या लिया, एक हायर लो लिया। ठीक हो गया। मार्केट ने उसके बाद फिर एक और फेज लिया, जिस फेज के अंदर कौन आए, इन्वेस्टमेंट्स आई, बैंक्स आए, सब लोग आए। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर अगेन एक हायर लो बनता है। और अब मार्केट कौन से फेज पे है, जो कि खतरनाक फेज। ठीक है, ये वो फेज है जिसके अंदर जो बाय ले रहा है वो इस होल स्ट्रक्चर को देख के ले रहा है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर एक हायर लो और आ चुका है, एक हायर लो और आ चुका है।
क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर बना नहीं। लेकिन लेकिन अगर हमें ये स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज, अब हम ज्यूम क्या कर रहे हैं इस जगह पे, इधर दो बातें। नंबर वन कि या तो फिर हमें एक और फेज मिलेगा, सही है, जो कि आई थिंक दाउ थ्योरी के मुताबिक है कि जी वो आपको कम्बलेशन, सही है। पुल बैक इधर भी आया था, पुल बैक इधर भी आया है, इधर भी पुल बैक था मगर एक अकमलेशन के फेज का हिस्सा था, इधर भी अकमलेशन आ चुकी है, ठीक है, मगर यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सेम यहाँ पे भी इसी तरह एम बना था, मार्केट पुल बैक हुई थी, इधर भी मार्केट में एम बना है, मार्केट पुल बैक हो रही है, दिख रहा है। लेकिन किस चीज से हमें पता लगेगा कि ये वाकई वो चीज नहीं है, या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर ये कंटिन्यूएशन। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा जब ये मार्केट जाके एटलीस्ट इस बॉक्स में दोबारा फंस जाए, ठीक है। और एक और सेम ऐसा पैटर्न जो कि उसने यहां दिखाया डबल डब्ल्यू का, ऐसे वो यहां पे दिखाएगी डबल एम का। इसका मतलब साफ जाहिर हो जाएगा कि अब मार्केट, और वैसे भी हम कौन से एरिया में, खतरनाक एरिया में, इस जगह पे किसी को बाय लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ये डेली के हिसाब से मैं एक स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, हो सकता है ख्वाह कि वीकली और मंथली के हिसाब से कुछ और ही हो, लेकिन जो डेली पे एक स्ट्रक्चर हमें दिखा है वो ये दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी अगर हम लगाएं तो उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन पे आ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मार्केट स्टिल, कम से कम भी, अगर एक और बात, वेव्स इन द वेव्स के अंदर भी देखें, अगर मार्केट ये प्राइमरी लेती है तो उसके बाद सेकेंडरी लेती है, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी। तो अगर हम इसको ये समझे कि ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ये एक सिंगल प्राइमरी है, तो क्या इस पे एक सेकेंडरी बनना चाहिए? या ये पूरी की पूरी जो एक लेंथ है ये एक सिंगल वेव है, तो क्या इसके अंदर प्राइस की कंसेशन मिलनी चाहिए? ये सवाल है। तो ये थ्योरी इस बात को साबित करती है। लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में क्या होगा जब ये वीडियो भी ऑन एयर हो जाएगी, और कुछ ही दिनों के बाद या एक महीने के बाद हमें जब कुछ नजर आएगा, तो हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला ये बात साबित भी होगी कि हम जो स्टडी ले रहे थे वो किस नौयत की थी और किस बात को क्या बताना चाह रही थी लाइव चार्ट के मुताबिक। तो देखने में तो यही आया। इसके अलावा हम कोई ऐसी एक मिसाल ले लेते हैं जो कि माजी में हुई हो, उसके लिए हम इसको ब्रेकअप करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम ब्रेक करते हैं, इसको हम लेते हैं H4। H4 में कोई एक ऐसा सेटअप पकड़ते हैं जो हमारी इस बात की रहनुमाई करते हैं, ठीक है। और वो बैक टेस्ट पे देख लेते हैं कि बैक टेस्ट में कोई ऐसा हुआ मामला जो हमें इस बात की रहनुमाई करता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, मार्केट यहां से बंप हुई थी, ठीक है, इस जगह से मार्केट बंप हुई। उसके बाद मार्केट अगर प्राइस के मुताबिक देखा जाए तो 1.1000 से ऊपर नहीं जा रही थी इस खास बॉक्स के अंदर, सॉरी, इस खास बॉक्स में मार्केट 1.1000 से ऊपर नहीं जा रही प्राइस, और 1.7 से नीचे भी नहीं जा रही, ठीक है। और काफी दिन भी लगा रही है। आप अगर टाइम देखेंगे कहाँ से इसकी ये चीज स्टार्ट हुई है, तो आई थिंक ये 2020 के अंदर चौथे महीने से स्टार्ट हुई थी, जब 2 तारीख थी, और कोरोना हो चुका था, और उसके बाद ये चलती रही, और ये प्राइस चौथे महीने बाद पांचवा महीना भी इसमें लगाया कि नेक्स्ट मंथ के अंदर जब 25 तारीख हुई है तब पे जाके मार्केट ने अपने आप को इस झंबेले से निकाला है। तो इसका मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था। अच्छा, इसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो जो एक फेज था पूरे वेव का, उस एक फेज को जरा नापते हैं, तो दाउ थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में, ठीक है। हमने जब इसको नापने के लिए इसको मिनिमाइज करके देखा तो हमें यही देखने में आया कि बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ने उसी तरह पहले एक प्राइमरी मूव बनाया, फिर एक सेकेंडरी मूव बनाया, उसके बाद फिर एक प्राइमरी मूव बनाया, हालांकि वो ये है यहाँ तक है, तो यहाँ तक इसने एक पूरा प्राइमरी मूव बनाया, और उसके बाद उसने फिर एक सेकेंडरी मूव बनाया, ठीक है। अब मार्केट ने मजीद ऊपर जाना है, तो इससे ये साबित होता है कि मार्केट के अंदर जिस तरह से बात बताई गई है, मेरा ख्याल एक पॉइंट ये भी है, आप इसको लोअर लो कह सकते हैं, क्योंकि ये लो था, उसके बाद फिर मजीद ये हाई है। और देखने की बात यह है कि इस पूरे पार्ट के अंदर आपको अकमलेशन फेज दिख रहा होगा कि वो हो रहा है, आपको देखें इसमें अकमलेशन फेज दिख रहे हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अगर हम गौर से देखें तो एक किस्म की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है इस जगह पे,
जो कि बता रही है कि मार्केट में ड्रॉप आ सकता है। हाउएवर कि वो ड्रॉप इतना लंबा नहीं है, लेकिन मार्केट ने एक ड्रॉप लिया, क्योंकि वेव्स इन द वेव्स के अंदर स्ट्रक्चर कुछ और था। और हम ये उस पर बात कर रहे हैं जो कि बैक टेस्ट के ऊपर। तो इससे तो एक बात ये भी साबित हो जाती है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो उसने बनाया है उसके बाद सेकेंडरी भी आया, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एडवर्टीजमेंट हुई है, और उसके बाद सेकेंडरी आया, और जो लास्ट स्ट्रक्चर था उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और लॉसेस हुए हैं। और लॉसेस हमेशा एक ट्रेंड को चेंज करते हैं। किस तरह? लॉस बेसिकली किसी का भी हो इज इक्वल्स टू होता है मार्केट के लिए लिक्विड। मार्केट को लिक्विड चाहिए। जब तक मार्केट में लिक्विड नहीं आएगा मार्केट में स्पीड नहीं पैदा। ठीक है। आई होप सो कि ये एंड ऑफ दिस सेशन है, और इसके अंदर मैंने काफी डीपली आपको बताने की कोशिश की। सारी बड़ी सिंपल सी इजीएस्ट मेथड था, क्योंकि एक आम बंदा अगर आए मार्केट को समझना चाहता है, इसमें अभी उसको नहीं कहा जा रहा कि आप फिबोनाची किधर लगाएंगे, या आपकी ट्रेंड लाइन किधर है, सप्लाई एंड डिमांड किधर है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है। अभी इस वक्त बात हो रही है सिर्फ एक चीज को समझने की कि किस तरह से मार्केट के एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझा जाता है, और अकॉर्डिंग टू दाउ थ्योरी, दाउ थ्योरी है क्या। तो मैंने बस थोड़ी सी रोशनी डाली है उस पर। अब आप मुझे बताइए कि आपके जहन में कोई सवाल आता है या क्वेश्चन, तो वो मुझसे कर सकते हैं।